सर प्रीलिम्स एग्ज़ाम अभी हुआ है और हर बार क्या होता है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस के बीच में जो टाइम है वो बहुत कम होता है। और मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे मेंस का एग्ज़ाम देना है तो इसी कम टाइम के चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब इसको डर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लर्नर के मन में ऐसा होता है कि कम समय है, तुम ये कर लो वो कर लो। तो मैं बड़ा कन्फ्यूजन में आ जाता हूँ कि मतलब तैयारी करें तो कैसी करें, मेंस में कहाँ से क्या चीज़ पढ़ें, किसका कोर्स सबसे अच्छा है, समझ ही नहीं आता कई बार। जी सुदर्शन सर, असल में मित्रों जो सीरियसली तैयारी कर रहे थे वो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ ही चुके हैं। तो अब ये प्रीलिम्स का रिजल्ट और उसके बाद मेंस, इसके बीच जो मुश्किल से 2-2.5 महीने का फासला है, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है, उन नोट्स में थोड़ा वैल्यू एडिशन एनरिचमेंट करना होता है और मेंस आंसर राइटिंग करनी होती है। अब ये चीज़ ऐसी है कि एक व्यक्ति या एक चेहरे से करना मुश्किल है, आपको एक पूरी टीम चाहिए होती है, क्योंकि जीएस के 4 पेपर है, निबंध का 1 पेपर है, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं। तो कैसे अनअकैडमी अपने मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम द्वारा इस पूरी चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा है और टाइम एफिशिएंट तरीके से कॉन्क्रीट आपकी तैयारी करवा रहा है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मतलब इस वीडियो की मदद से आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप ये प्रीलिम्स आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, अच्छा गया है, या आप डिलेमा में भी, मतलब आपको पूरी मेंस की तैयारी किस तरह से कराई जाएगी अनअकैडमी की इस पूरी टीम के द्वारा, वो आप अच्छे से समझ लेते हैं पहले। अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती। जैसे कि मैं कहूँगा, मुझे मुन्नाल सर का काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाया, काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया। उसके अलावा मैंने कभी कोई एनसीईआरटी नहीं उठाई, कोई भी दूसरी बुक नहीं उठाई। सुदर्शन गुर्जर सर काफ़ी अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। Mrunal sir has been my core mentor for economic preparation. It was his video lectures that has helped me create a strong foundation for the economy. My experience with Unacademy has been very enriching. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस एग्ज़ाम प्रोसेस में बिग एंड स्मॉल सब्जेक्ट्स मिला के अराउंड 18 to 20 सब्जेक्ट्स, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट आई थिंक एवरी एस्पिरेंट फेसेस कि कैसे एक ही जगह पे सारे अच्छे रिसोर्सेज मिल सकें, अच्छे एजुकेटर्स से आपको एक्सेस मिल सके। आई थिंक दैट इज़ रियली द यूएसपी ऑफ Unacademy. सीरीज मैंने देखी है यूट्यूब पे एंड प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प हुआ है मुझे उस वजह से। एंड जो करंट अफेयर्स है ज्योग्राफी रिलेटेड, आपकी वीडियो से सर काफ़ी हेल्प किया है मुझे। सबसे पहले तो थैंक यू सर कि हमेशा अपने YouTube पे मैं देखता था और आज आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका आपने दिया है। तो मित्रों, प्रीलिम्स की छोटी हिल तो आपने क्लाइम कर ली, लेकिन अब मेंस का बड़ा सा माउंटेन भी आपको क्लाइम करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में केवल 2 विषय थे और यहाँ पर तो 4 विषय जीएस के हैं, ऑप्शनल के पेपर, निबंध का पेपर, लैंग्वेज का पेपर। तो लंबी चौड़ी आपकी लड़ाई है। अब यहाँ पर मेंस और प्रीलिम्स के बीच जो फासला है केवल 87 डेज़ का है, और इस 87 डेज़ भी मैं तो कम ही मानता हूँ, क्योंकि समझिए इसमें 7 दिन तो आपके कट ऑफ आंसर की में अभी जाने वाले हैं। फिर जब फॉर्म आएगा वो भरने में, जो पहली बार भरेगा 3 दिन उसको समझने में, ये सर्टिफिकेट जोड़ना है, वो अपलोड करना है, और 15 दिन वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखेगा। तो सिर्फ 62 डेज बचते हैं, मतलब मुश्किल से 2 महीने। और ये 2 महीने के अंदर आपको 7 पेपर जिसके मार्क्स मेरिट में काउंट होते हैं, तो 62 डिवाइडेड बाय 7 पेपर्स, मुश्किल से 8 से 9 दिवस मिलते हैं आपको एक एक पेपर को कंप्लीट करने में। तो इसमें रिवीजन और थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन हो सकता है, मतलब जीरो से लेके पूरी पढ़ाई तो असंभव है। यहाँ पर आपकी मदद के लिए अनअकैडमी अपना मेंस प्रोग्राम ला रहा है। इसके 3 की कंपोनेंट्स है। पहला, टीचर्स द्वारा रिवीजन, वैल्यू एडिशन, नोट्स, लाइव आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन, डाउट रेजोल्यूशन, ये हो रहा है। इसके अलावा टॉपर्स द्वारा भी लाइव आंसर राइटिंग और उसकी फीडबैक आपको दी जाएगी। और तीसरा, सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होने वाले हैं, जो हमारे मेंटर्स इवैल्यूएट करेंगे, टीचर्स उनको गाइड करेंगे। तो ये पूरी आपको चीज़ मिल रही है, और ये शेड्यूल आपके सामने है। कॉम्प्रिहेंसिव ये प्रोग्राम होने वाला है, बायलिंगुअल में भी अवेलेबल, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। अगर आप मॉड्यूलर, मतलब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं वो कहे केवल हमारा GS2 या GS3 वीक है, तो आप एक एक को अगर ज्वाइन करना चाहें, GS1, 2, 3, 4 या निबंध और एथिक्स का एक मॉड्यूल, तो हर एक अवेलेबल है केवल 1999 के प्राइस में। आप कह रहे हैं हमें पूरी ये प्लेट चाहिए, सब कुछ GS पेपर 1 से 4 ऐसे और एथिक्स, तो आपको 5999 में ये पूरा मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम मिल रहा है। हालांकि खुशी की बात यह भी है कि जो हमारे प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स हैं, उन्होंने अलग से कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं, वो इनके सब्सक्रिप्शन में एम्बेडेड है। सर, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? सर मैं एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कहूँगा कि जो दिन कम रह गए हैं
या इतना समय नहीं, आप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो इस बार इस पूरे क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम को रिवैम्प कर दिया है, मतलब 3 सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया है कि एजुकेटर तो है ही है, ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो एजुकेटर तो साथ में है ही, लेकिन जो टॉपर्स हैं उनका है, क्योंकि एकदम मोस्ट रिसेंट टाइम में वो एग्जाम लिख के आए हैं, तो वो एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे इनके सेशंस आपके साथ अलाइंड हैं। मेंटोर्स अलग रहेंगे जो आपके मॉक और आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन का काम करेंगे। टीचर्स में बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो एक एक चीज़ पर हम लोग ध्यान दिए हैं, मतलब आगे जाके मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। अब रही बात वो प्राइस पॉइंट की, अगर आप देखेंगे तो मतलब आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा तो आपको ये बैच मतलब लेना ही लेना है। दूसरी चीज़, अगर आप डिलेमा में भी है कि शायद निकले नहीं निकले, मैं कह रहा हूँ इस प्राइस में आपकी मेंस की तैयारी और आंसर राइटिंग का डर हमेशा बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। अब मान लो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, तब तक आपके पास 1 साल में आपको एक पूरी एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि भाई अपने को ऐसा एक्चुअल में पढ़ना है सिलेबस वाइज। तो 2 प्रकार के लर्नर, उसमें से अगर आप कहीं भी फिट हो रहे हो कि मेरा प्रीलिम्स निकल ही रहा है या आप असंकोच हैं, बीच में कुछ हैं, तो आपको भी ये कोर्स बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और तीसरी स्थिति की, अब मैंने पहले काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, मुझे बस थोड़ा सा मेंस की आंसर राइटिंग का डर लग रहा है, आप भी इस चीज़ को ले सकते हैं। तो हर प्रकार के लर्नर के लिए काम का है, लेकिन आपका पहले फाउंडेशन वगैरह क्लियर होना चाहिए, वो आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी पे कर ही सकते हैं। अब मित्रों यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसकी थोड़ी थोड़ी हम ब्रीफ आपको आउटलाइन देंगे। इकोनॉमी से हम शुरुआत करें तो इकोनॉमी आपको मेंस पेपर 1 में सोसाइटी में जो मुद्दे पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट, या मेंस पेपर 2 में गवर्नेंस के साथ जो वेलफेयर और चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इवन इंटरनेशनल रिलेशन में WTO अग्रीमेंट और दूसरे ऐसे इकोनॉमी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन। मेंस पेपर 3 में इकोनॉमी स्वयं में, एग्रीकल्चर में भी इश्यूज रिलेटेड टू MSP, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत इकोनॉमी है। लास्टली जो मेंस पेपर 4 एथिक्स है उसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है और उसको भी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल बनाया है। और ये सब आप जब जोड़ते हैं तो निबंध में भी यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह पर आप उपयोग में ला सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें मेंस पेपर 1, इसमें एक चीज़ है अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। अगर आप PYQ एनालिसिस करें तो ये ज्योग्राफी भी फ्लड्स और डिजास्टर मैनेजमेंट का पूछ चुके हैं, इकोनॉमी के स्वरूप में भी पूछ चुके हैं, पॉलिटी का भी कुछ कि इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ का क्या महत्व है, कुछ बार की सोसाइटी कैसे बदल रही है, बहुत कुछ तो वो इंटीग्रेटेड तरीके से अपडेटेड नोट्स के साथ हम देख रहे हैं। ये जो मेरा मेंस का इकोनॉमी कोर्स है उसकी 4 विशेषताएं। पहला, मेंस पेपर 1 to 4 और साथ ही साथ निबंध के लिए जरूरी एस्पेक्ट हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। दूसरा, रैपिड रिवीजन हैंडआउट आपको मिलेंगे, और ये हैंडआउट की खास बात यह है कि इसमें कुकी कटर टेम्पलेट्स, मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में क्या लिखना है, माइंड मैप के साथ वो ऑलरेडी आपको दिया है। और चौथा, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, वो तो है ही। मैं आपको कुछ सैम्पल नोट्स दिखाऊँ, देखिए सारे जो चीज़ें हैं, क्योंकि अब मेंस में दिन कम है, आपको रिवीजन ज़्यादा करना है, तो माइंड मैप्स के जरिए मैंने सब कुछ बनाए, और ये तो एक सैम्पल है, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। तो लाइव क्लास के अंदर आप समझिए, मैं आपको एक आउटलाइन देता हूँ और उसके बाद आप ये रिवीजन सब करते रहते हैं। इंक्लूडिंग मेंस के जो 2013 में सिलेबस चेंज हुआ तब से लेके अब तक जो भी पेपर्स हुए हैं उसमें इकोनॉमी के सवाल के मॉडल आंसर, उसकी भी चर्चा होगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो बाद में आपको वो थीम रिफ्लेक्ट होते हैं, इकोनॉमी के जो सवाल अपने GS पेपर में आते हैं, तो उसके भी सारे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के टेम्पलेट्स मैंने हैंडआउट में इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ताकि आप दूसरी कुछ भाषाओं में लिख रहे हैं जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, तो आपको सुविधा रहे। इकोनॉमिक सर्वे, खासकर मोदी सरकार आने के बाद के जो इकोनॉमिक सर्वे, उसके थीम 2 साल 3 साल बाद पूछे जाते हैं, तो वो भी सारा कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कवर किया है इसमें। तो लेक्चर में आपको मैं आउटलाइन दूंगा और उसके बाद आपने हैंडआउट से ख़त्म करना है, क्योंकि टाइम बाउंड तरीके से हमें ये चीज़ें ख़त्म करना है। अब कोर्स इसकी प्री रिक्विजिट यानी पूर्व शर्त है कि जो मेरे फाउंडेशन में इकोनॉमी का जो प्लस कोर्स हुआ था, लास्ट हुआ था PCB 13, या उसके पीछे वाले भी जो आपने वो देखा होना चाहिए, उसमें अच्छे सेक्शनल टेस्ट में मार्क्स लाने होने चाहिए, तब आप इसको ग्रहण कर पाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूं सुदर्शन सर को, सर ये जो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट आप अक्रॉस ऑल दी पेपर्स पढ़ाने वाले हैं, कुछ हमें बताएं। सर मेरी ओर से टोटल 3 से 4 जगह पर चीज़ें कवर होंगी। सबसे पहले पेपर 1 जो हमारा GS पेपर 1, उसमें ज्योग्राफी अलग ही सेक्शन में एकदम आया हुआ है, तो इसको मैंने सिलेबस वाइज और क्लास के अकॉर्डिंग और टॉपिक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है। अब इसके बाद अगर ये ज्योग्राफी ठीक हो जाता है तो हमारी बारी आती है फिर एग्रीकल्चर के साथ एनवायरनमेंट में। एग्रीकल्चर थोड़ा इकोनॉमी में ही चला जाता है और कुछ चीज़ें जो बिल्कुल फैक्चुअल हैं, डेटा बेस्ड हैं या क्लाइमेट के साथ, ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट किए, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को तो हर एस्पेक्ट से हमें सीखना ही है। साथ ही साथ जब ये ठीक हो जाती है तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैंने क्या किया है कि जैसे ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो उसको भी अलग अलग थीम में डिवाइड कर दिया है।
फिजिकल ज्योग्राफी वो टॉपिक है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन स्टैटिक टाइप के आते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी वो सेक्शन है जहाँ पर चीज़ें अपडेटेड होनी चाहिए, करंट अफेयर्स। अब चाहे मान लो उसने सॉइल प्रॉब्लम पूछ लिया, वाटर मैनेजमेंट पूछ लिया, कभी कभी वो पोल्यूशन का इधर एंगल मतलब वाटर मैनेजमेंट के साथ पूछ लेते हैं, ये चीज़ थोड़ी बहुत ओवरलैप यहाँ भी हो जाती है। तो कैसे एक कंटेंट को आप दो जगह यूज़ कर सकते हैं या उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। हालांकि अब आगे मैं 3 से 4 तरीके एकदम क्लासरूम का एक्सपीरियंस आपको आगे बताने वाला हूँ। आप शांति से एक बार देखना कि किस तरह से हम क्लास में चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, चाहे फिर वो नोट्स हों, चाहे फिर वो किस तरह के टॉपिक्स को कैसे एक तरह से डिकोडिंग कर रहे होते हैं प्रॉपर, वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार ज़रूर देखें। तो जब मेंस की क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम हम पढ़ा रहे होते हैं, तो ये मेरी लाइव क्लास का एक आपके सामने बिल्कुल दृश्य दिखाई दे रहा है। मेरे 3 मेन पिलर पे मैं काम करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ऐसी होती है कि जब कोई टॉपिक आप मेंस के लिए पढ़ रहे होते हैं ना, सारे एंगल तुम्हें पता होने चाहिए, बिल्कुल रटवा देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आपको टॉपिक की थीम तो पता हो कि किस एंगल पे क्वेश्चन पूछ सकता है, हिमालय टॉपिक से कितने अलग अलग तरीकों से सवाल आ सकते हैं। और तीसरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपके लिखे हुए आंसर मेरी नजरों से जरूर एक बार चेक हो जाने चाहिए। एक पहली स्थिति में आपको बता रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का एंगल अगर ले लें हम क्लाइमेट चेंज के सेक्शन में, तो टेम्परेचर से मैंने अलग अलग कितने सारे सेक्शन जो है वो बताए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर से मैंने बताया कि ग्लेशियर मेल्ट हो गया, ग्लेशियर मेल्ट होता है तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, कोस्टल रीजन में पानी पहुंचेगा समुद्र का, कोस्टल रीजन में जो सॉल्ट वाला पानी पहुंचेगा तो सैलिनिटी पे फर्क पड़ेगा, पूरी सॉइल खराब हो जाएगी, वहां का ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा, इरिगेशन की समस्या आएंगी, उनकी एग्रीकल्चर, अगर कोस्टल रीजन में कोई एग्रीकल्चर हो रहा है तो वहां प्रॉब्लम आएगी, तो वहां फूड सिक्योरिटी का इशू आ गया। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्मली एवोपरेशन बढ़ता है, रेनफॉल बढ़ती है, कहीं कहीं फ्लड भी आ सकते हैं। अच्छा, कहीं पर टेम्परेचर बढ़ने से सॉइल के मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो एग्रीकल्चर ड्रॉट की तरफ चली जाती है चीजें। तो एक टेम्परेचर के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज में कितने एंगल आ सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब ये मेंस के टाइम पे क्विकली ये पॉइंट्स आने चाहिए अपने को, बिल्कुल छोटे छोटे उसमें, तभी तो आप हम लोग जो है आराम से कम समय में लिख पाएंगे। ये तो एक बेसिक बात हुई कि किसी एक टॉपिक को मैं किस तरह से एलॉबरेट करके दिखाता हूं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी एक टॉपिक में कितनी मल्टीपल थीम्स आ जाती हैं बेस्ड ऑन द PYQs, उसकी भी मैं आपको एक स्लाइड दिखाने वाला हूं। अब आते हैं हम लोग कि क्लासरूम में मेरे जो आप जब बैठते हो तो मैं आपके आंसर्स किस तरह से चेक करता हूं। मतलब मेरा मानना है कि आपके आंसर एक ना एक बार तो मेरी आंखों से निकल जाना चाहिए ताकि मैं बेसिक अप्रोच आपको समझा सकूं। अब जैसे यहाँ पर एक लाइव आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस समय कैसे आंसर चेक करता हूँ। इस समय मैंने इनको यही फीडबैक दिया कि जब आप लिख रहे होते हैं तो एक तो डायग्राम की प्लेसिंग भी, आप डायग्राम बनाने के नाम पे सिर्फ बनाया है, लेकिन क्या चीज आपने डिनोट की यहाँ पर वो एटलीस्ट आपको लिखना पड़ेगा। इसको आप थोड़ा सा और क्लियरली बना सकते हैं। इसके बाद अगर एंडिंग भी जो कर रहे हैं एकदम सही ढंग से यहाँ दिखाई नहीं दे रही अपने को, किस तरह से किस एंगल पे ले जा रही चीजें। फिर जो प्रेजेंटेशन है उस पर भी थोड़ा सी मिक्सिंग हो रखी है, सब मोनोटोन हो रखा है। तो चीजों को मैंने कंटेंट के अलावा प्रेजेंटेशन पर भी मैं काम करा रहा होता हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे एक दो और आपको मतलब मैं, और देखो बहुत सारे लर्नर्स ने लिखे हुए हैं, ये कुछ आंसर्स लिखे थे तो इनमें भी मैंने कुछ फीडबैक दिया कि इस तरह की चीजें। एक इस आंसर की खास बात जो मुझे लगी थी कि हर एक एक दो लाइन पे नए नए पॉइंट्स आ रहे थे, जो कि बेसिक चीज चाहिए भी। एक पॉइंट को 10 बार 10 तरीकों से समझाने से अच्छा है कि आप अलग अलग 10 पॉइंट दिए। तो इस आंसर की एक अच्छी बात भी थी यहाँ जो मुझे ठीक लगी थी। फिर एक आपको मैं बताता हूँ एक हिंदी का आंसर भी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक हिंदी का आंसर है, तो हिंदी के आंसर में स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन था वो कुछ स्थिति तक तो मुझे ठीक लगी थी, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि इस जगह पे एक मोनोटोनी आ गई, तो एक डायग्राम की प्लेसिंग चाहिए थी, एक ब्लॉक डायग्राम हम लोग बना सकते थे। फिर सब हेडिंग और मेन हेडिंग में भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने कहा कि किस तरह से आप बेसिक हेडिंग्स पर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार के लर्नर होते हैं इंग्लिश के, हिंदी के, और सबसे अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म की, आप यहाँ बस डाउट सेक्शन में अपनी इमेज अपलोड करो, ये आंसर डायरेक्ट मेरे पास आ जाता है। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए मतलब। और आप एक टाइम पे बैठ के, अगर आप 1 घंटे बैठ गए तो आपको मान लो 50 आंसर है, तो 50 आंसर्स के नए नए तरीके आप देख सकते हो, तो ये एक सबसे अच्छी बात है। तो नेक्स्ट डे आपका भी मन होता है कि यार चलो मैं लिख के देखता हूँ। तो वो एक आपको यहाँ जो डर है ना लिखने वाला, वो मैं खत्म करा दूंगा, इस चीज से आप बेफिक्र रहो। अब बारी है कि जैसे मान लो कोई एक टॉपिक है इंडस्ट्री, इससे क्या क्या मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे एंगल हम लोग क्लास में सबसे पहले तो थीम को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली हमें क्या लगता है इंडस्ट्री मतलब लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लेकिन नहीं, मैंने बताया कि देखो इंडस्ट्री के एंगल में वो आज के नए टाइम पे जो नया ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि अब इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण पे पूछ सकता है वो। इंडस्ट्री में जाके वो तुमसे इंडस्ट्रियल बेल्ट्स कॉरिडोर पर सवाल पूछ सकता है। फिर रिफाइनरीज, मिनरल ऑयल का एक अपना अलग सेगमेंट बना हुआ है।
अच्छा, इंडस्ट्री को भी आयरन स्टील में भी क्या है, रॉ मटेरियल के पास वाली इंडस्ट्रीज, बियॉन्ड रॉ मटेरियल्स वाली, क्योंकि अब एक टाइम के बाद मिनरल्स खत्म हो जाएंगे तो पोर्ट बेस्ड हमें स्थापित करनी पड़ेगी, बाहर से कहीं से मिनरल लाए अपन ने आयात निर्यात करने के लिए। अच्छा, एग्रो बेस्ड में अगर जाएंगे तो जूट इंडस्ट्री अलग है, फिर कॉटन अलग है, शुगर मिल के अलग इश्यूज हैं, रबर वाले इंडस्ट्रीज अलग हैं। इसके बाद में जो सीमेंट उद्योग है, क्योंकि आज के टाइम पे मान लो कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ रहा है, या रोड को भी आप देख रहे हो तो कॉन्क्रीटाइज जो रोड होते हैं, कॉन्क्रीट रोड, उनको बनाने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री को जो है इन्होंने काफी ऊपर उठाया। तो इंडस्ट्री सेगमेंट में कितने अलग अलग सेगमेंट्स बन सकते हैं, ये अगर एक बार क्लियर हो जाते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। न्यूज़पेपर में सीमेंट इंडस्ट्री से कल को कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब कोई भी टॉपिक आया तो आपके दिमाग में आए ये सेक्शन बन सकता है एग्जाम में, तो आप पढ़ भी लोगे। तो ये थीम का आइडेंटिफिकेशन भी बहुत जरूरी होते हैं, जो हर टॉपिक में हम लोग एलॉबरेटली सॉल्व कर रहे होते हैं क्लास में। अब क्या होता है, कई बार कंटेंट का इशू आता है कि सर आपसे समझ भी लिया, चीजें समझ में भी आ गई, अब मान लो रिवीजन करना हो तो मैंने क्या किया, हर टॉपिक के एक छोटे छोटे हैंडआउट बना दिए हैं। अब पता है 7-8 मिनट में आप कितना लिख पाओगे, तो खूब बड़े बड़े हैंडआउट्स नहीं है, खूब बड़ी थ्योरीज नहीं है। मेंस के लिए स्पेसिफिकली मान लो, चलो अभी जूट का एग्जांपल ले रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो कुछ ऐसे मैंने शॉर्ट 2-2 लाइनर, क्योंकि इससे ज्यादा हम लिख भी नहीं पाएंगे, कि भाई फाइबर रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी मिशन बना दिया हमने, पैकेजिंग मटेरियल एक्ट के तहत बात कर ली, जूट जियो टेक्सटाइल्स के बारे में बात कर ली, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में जूट स्मार्ट। तो ये सारी चीजें आपको एक हैंडआउट के रूप में मिल जाएगी हर टॉपिक में, चाहे क्लाइमेट चेंज ले लो, वाटर पोल्यूशन ले लो, वाटर मैनेजमेंट ले लो, सॉइल प्रॉब्लम ले लो, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत और जो हीट इश्यूज हैं या हीट वेव्स आ जाती हैं, मरीन हीट वेव्स आ जाती हैं, सारे एंगल, चाहे वो प्लास्टिक पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन। तो आपके पास 2-2, 250-250 वर्ड के इस तरह के सारे कीवर्ड्स, क्योंकि एक एक कंटेंट को आप ढूंढने भी जाओगे 2.5, 3, 4 घंटे चले जाते हैं, लेकिन यहां सब मैंने कंपाइल करके आपको मिल जाएंगे इन्हीं कोर्सेज में। तो मित्रों, सुदर्शन सर ने हमें बताया कि कैसे उनके लाइव क्लासेस की विशेषताएं हैं, और ये सब कुछ, और उसके साथ सर एथिक्स में भी जो पॉल्यूशन रिलेटेड केस स्टडी पूछी गई है, और ये सारा ज्ञान निबंध में भी बहुत सारा, आजकल एनवायरनमेंट के साथ इवन फिलोसॉफिकल निबंध में भी आप बहुत सारे एनवायरमेंटल एथिक्स जोड़ सकते हैं, वो हो रहा है। दूसरी 2-3 में विशेषता बताऊं सुदर्शन सर की, ये जो ज्योग्राफी है, एक ज़माने में मतलब 2013 में जो सिलेबस चेंज हुआ उससे पहले का ज़माना, कि आप कोई बुक उठा लेते, माजिद हुसैन, डी आर कुल्लर, ये वो, और उसमें से काम हो जाता। लेकिन ये जो नया सिलेबस आया मेंस में ज्योग्राफी, उसमें भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चंस की, खासकर पिछले 3 साल तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऑप्शनल लेवल का कुछ पूछ रहे हैं सर। अब आप पाएंगे ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, ना तो वो खुद को अपडेट करते हैं, ना तो वो उन चीज़ों को कवर करते हैं, वो बस मतलब प्रीलिम या फाउंडेशन तक सीमित है। उसके ऊपर जो मेहनत करके खुद नोट्स अपडेट करने हैं, सर ने पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली वो नोट्स बनाए हैं, एक बात। दूसरा, यहाँ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें भी ये सारी थियरी तो आ गई, लेकिन सरकार का जो खुद का डिजास्टर मैनेजमेंट मैनुअल है, उसको सर ने एकदम क्रिस्पली समराइज किया, सीधा आप छाप ही सकते हैं, ऐसी बात है। और सारे एनवायरनमेंट के एग्रीमेंट, ट्रीटी, प्रोटोकॉल्स, कानून में क्या नई चीज़ आई, सो ही इज़ पुटिंग द एफर्ट। तो आप मतलब एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसमें क्या खास विशेषता है। मित्रों, यूपीएससी मेंस जीएस 1 के लिए ये जो हिस्ट्री है, पेपर 1 में भी और निबंध में भी, और इवन एथिक्स के अंदर भी कुछ आयाम उसके हमें वर्ल्ड एथिक्स में से, वर्ल्ड हिस्ट्री में से देखने को मिलते हैं। तो प्रतीक सर, आप बताइए कि आप इसमें क्या खास विशेषताएं हैं। दोस्तों, मेंस क्यूपी को लेके एक बहुत बड़ी क्वेरी होती है कि सर मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है, प्रोबेबल टॉपिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे ये हमारा क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ये टॉपिक है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, राइट। अब क्वेश्चन बन सकता है, थीमेटिक डिस्कशंस मैंने किए हुए हैं जहां एक प्रोबेबल क्वेश्चंस और उसके रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन था कि नहीं था, अननोन लोगों के द्वारा उसकी जीवन के ऊपर क्या असर हुई। ऐसा एक सवाल आ चुका है कि दिल्ली सल्तनत के समय पे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ उससे जीवन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ती है। तो हड़प्पन्स के कंटेक्स्ट में भी है, तो उसी के ऊपर यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। हड़प्पा की सोसाइटी में कहाँ कहाँ एवरीडे लाइफ में साइंस आपको मिलता है, ग्रेट बात हो गया हो, रिवर की जो कैनाल सिस्टम बनाने की व्यवस्था हो गई हो, मैथमेटिक्स से लेके बाकी सारी जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस जो कोर साइंस है और इंजीनियरिंग है, तो उन सब मुद्दे के ऊपर हमने चर्चा की है। दूसरा, हमारा मेंस एनालिसिस का एक खासियत ये भी है दोस्तों कि इसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस तो हमने कराए हुए हैं, साथों के साथों मैंने जो डिस्कशन किया है उसके अंदर आई हैव ऑल्सो मेड श्योर कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर से प्रोबेबल थीम निकालता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो आर्किटेक्चर क्या मैनिफेस्ट करता है, राइट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, अशोक ने पिलर्स क्यों बनाए थे, राइट। अगर आप देखोगे कोई राजा जो है वो पैलेसेस क्यों बना रहा है, तो उससे भी एक प्रोबेबल थीम निकल के आती है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरी कहानी हमारी मेंस की एक खासियत ये भी है कि हमारे मेंस एनालिसिस के अंदर
जितने भी PYQs आप देख रहे हो ना, जैसे ये 2016 से लेके 2017-18 तक के या 2023-24 तक के, वो सबके सब PYQs भी हम यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं और वो भी डिस्कशन बेस में। आपको इसका मॉडल आंसर भी मिल जाता है और मेन तो क्लास के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, जिससे क्या होता है कि अगर क्वेश्चन का टॉपिक या थीम रिपीट हो रहा है, प्रोबेबल इसमें से कोई दूसरा ऑफशूट निकल के आएगा, वो भी हम लोग कवर कराएंगे। ये खासियत है हमारे मेंस QEP की। और इसमें एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव पार्ट और प्लस पॉइंट ये है कि एक सिंगल एजुकेटर का पूरा एक फ्रेमवर्क है जो आपको ये पूरा का पूरा मेंस QEP कराते हैं। तो मेंस के अंदर एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर का जो थीम पार्ट है, मॉडर्न है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड है, वो एक ही स्कूल ऑफ थॉट के साथ आप अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। सर मेन तो एक तो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कल्चर सेंट्रिक ज़्यादा आते हैं, मतलब एंशिएंट मिडिवल का जो जस्ट कल्चर में आ गया। तो जैसे एक है लिटरेचर एज अ थीम है हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, या आर्किटेक्चर एज अ थीम है, या पेंटिंग एज अ थीम है, उसके सेंटर में हेरिटेज कल्चर के सेंटर में थीमेटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कभी कभी डायनेस्टी सेंट्रिक भी पूछता है, जैसे एक बार कॉइन्स के ऊपर पूछ दिया कि गुप्ता कॉइन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, या आप देखोगे तो सल्तनत के समय की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ गई। तो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का पूरा जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसका जिस्ट डायनेस्टी वाइज हम लोग देखेंगे, गुप्ता पीरियड से लेके पाल पीरियड से लेके पल्लव पीरियड, लास्ट टाइम पल्लव पीरियड के ऊपर, चोला पीरियड के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेन तो उसके कंटेक्स्ट में है। दूसरा मैं एक्सपेक्टेड, मतलब मैं थीम के ऊपर भी जाता हूँ, क्योंकि यूपीएससी एक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस पूछ रहा होता है कि यहाँ से निकालता है, यहाँ से निकालता है, तो उसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करा के QEP के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। मेन तो Q&A सेंट्रिक रहता है, प्रोबेबल टॉपिक्स भी कराते हैं, PYQs भी हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। उसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स के साथ जो मटेरियल अपडेट है वो भी हम लोग कवर कराएंगे। दूसरा सर जो ऐसे है उसमें एक 125 मार्क्स का ऐसे यूपीएससी पूछता है। इनफैक्ट वो ऐसे की जो फाउंडेशन की जो तैयारी है, जो एग्जाम्पल्स कोट करने वो यहाँ से ही है। तो वो हमने एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, उन सब के अंदर से हमको ऐसे यहाँ से मिल जाता है। जैसे एक बार पूछा था कि हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन। तो साइंटिफिक कल्चर, साइंटिफिक मैन की कहानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू होती है। रोमांटिसिज्म के कंटेक्स्ट में देखोगे तो वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के आगे पीछे के फेज के अंदर है। तो एग्जाम्पल्स जो हम लोग इंक्लूड करेंगे वो सब यहाँ से ही पढ़ेंगे। और इस बार QP में कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी कर रहे हैं, गांधीयन फेज है, प्री गांधीयन फेज है, साथों के साथों पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। तो आपका ऐसे एक कंफर्म हो जाता है 125 मार्क्स। और इसी के बेस के ऊपर हमारे एथिक्स के भी एग्जाम्पल्स है, जैसे थिंकर्स हो गए हैं, आइडियोलॉग्स हो गए हैं, स्वामी विवेकानंद के ऊपर से हो गए हैं, या कांत हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो उनका भी एप्लीकेशन हम कहीं ना कहीं इसके अंदर से कर पाएंगे सर। मित्रों, मैं यहाँ पर भी प्रतीक सर की 2-3 विशेषताएं बताऊँ। पहला, हिस्ट्री में धीरे धीरे क्वेश्चन का ऐसा स्तर हो गया मेंस के अंदर कि वो ऑप्शनल के थीम्स कॉपी करके यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो प्रतीक सर जो हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ से कितना काम का है, क्योंकि सारा ही आपको उलेझ के देंगे तो इनडाइजेशन हो जाएगा। तो वो सर की विशेषता, उनके नोट्स वो रेडी हैं, उसमें से आपको वो एक्सट्रैक्ट करके काम की चीज़ बताते हैं। सेकंडली, एक टीचर हिस्ट्री में आर्ट कल्चर पढ़ा है, दूसरा एंशिएंट पढ़ा है, तीसरा ये वो, तो जितने कम दिनों में हमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है वो बहुत सारा ओवरलैपिंग में डुप्लीकेशन होते रहता है। इसलिए शुरू से अंत तक, चाहे एंशिएंट, मिडिवल, फ्रीडम स्ट्रगल, आर्ट कल्चर, आज़ादी के बाद का भारत या विश्व इतिहास, सब कुछ प्रतीक सर अकेले कवर करा रहे हैं और अफलातून हैंडआउट्स के साथ, ताकि आपको रिवीजन, मतलब लेक्चर्स में कम लेंथ होगी, कॉम्प्रिहेंसिवली आपके सब अच्छी अच्छी किताबों से उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली अपने हैंडआउट्स PPT रेडी कर दिए हैं। और ये बात तो बिल्कुल निशंक है कि निबंध के अंदर तो हिस्ट्री का एक सवाल आता है। 125 मार्क्स का सर कंफर्म है ऐसे, और पिछले 2020 से देखोगे तो हर साल रेगुलरली ऐसे आया है। सो थैंक यू सर। नाउ आई इनवाइट सरमद मेहराज सर, आप हमें बताएंगे पॉलिटी गवर्नेंस को आप कैसे कवर करने वाले हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ आई वेलकम सरमद मेहराज सर. Sir will explain the uniqueness and special features of his polity and governance course for UPSC mains exam. Sir. Hello everyone. I don't think, sir, I need to reiterate the importance of polity and governance for GS paper 2. I don't even need to re-emphasize the significance of answer writing for the mains exam. In fact, mains is all about answer writing. But those who are writing mains examination this year, I would expect that they would know basic facts and concepts related to polity and governance. For example, I would expect that they would know what is parliamentary democracy, what is independence of judiciary, what do we mean by free and fair elections. You know the concept, you know the facts, you know various article numbers which are in the news. What students basically need
is a solid evaluation of the answers that they write. And I'm going to help them evaluate the answers, and I would be personally evaluating the answer copies of the students. So share with me, I will evaluate with the feedback. What do you need? Maybe you need to know how to structure your answers. How should be the introduction to your answer, what it should be, what should be the conclusion of your answer, committee reports, committee recommendations, important Supreme Court judgments, important current affairs developments which have taken place, and how do we structure content around these areas, these themes that will help you write a cogent, good answer when it comes to the mains examination. And I would be discussing polity and governance in terms of themes. For example, rights, duties, fundamental rights, duties, and then parliamentary democracy. What are the challenges that we face in a democracy? Is executive controlling legislature, or is it legislature keeping a check on the executive? The problems that we see when it comes to judiciary, what are the reforms required? Whether NJAC should come back to replace the collegium system, what are the various pros and cons of that development? Corruption in the judiciary, should we have an independent National Judicial Complaints Commission or Accountability Commission to take care of the concerns that people have vis-a-vis the independence of judiciary and the corruption? And how do we ensure free and fair elections? So all these themes that are important for polity and governance, that will be my focus of this paper. Now friends, regarding the schedule of such classes, all the details are available in the description. Let's continue. Let's crack it. तो मित्रों, अनअकैडमी का ये जो मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम है, पहले पिलर की तो हमने बात की, टीचर्स द्वारा जो आपको सर्विसेज दी जाएंगी. सेकंड, टॉपर्स द्वारा भी लाइव आंसर प्रैक्टिस करवाई जाएगी. इसके बारे में हमारे सीनियर मैनेजर भाई अंबर निगम आप बताएं क्या है ये. जी सर, हमारे पास जो अभी रिसेंट 24 के अभी टॉपर्स आए हैं जो हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से ही थे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे वो लाइव हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आपको वो अपने टाइम में कैसे आंसर लिखते थे वो आपको बताएंगे लाइव सेशन में, और वो अपनी कॉपीज़ भी शेयर करेंगे जो उन्होंने उस टाइम में लिखी थी. उसके अलावा वो बच्चों के डाउट भी लेंगे अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है आंसर राइटिंग में, और उनमें से वो उनको फीडबैक भी प्रोवाइड करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करना चाहिए था और इसमें आपकी ये अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए. तो वो टॉपर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हेल्प कर रहे होंगे हमारे एस्पिरेंट्स के. जी जी. लास्टली मित्रों, हमारा जो थर्ड पिलर है कि मेंटर्स द्वारा मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन करवाया जाएगा. तो ये जो खास इसकी मैं आपको विशेषताएं बताऊं. जैसे देखिए, एक लर्नर ने जो जवाब लिखा है, विद्यार्थी ने जितना जवाब नहीं लिखा होगा उससे ज़्यादा लाल पेन से उसको फीडबैक दिया गया है. तो ये अनअकैडमी के मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन प्रोग्राम की विशेषता है कि शायद कहीं और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ये काम प्रोफेशनली किया नहीं जाता. उसी प्रकार आप देखिए, मैं आजकल देखता हूँ ये जो जब आप रिवीजन का नोट खुद के पढ़ने के लिए बना रहे हैं वो अलग चीज़ है, और जो एग्जामिनर को प्रोफेसर को दिखाना है जवाब वो अलग चीज़ होती है. लेकिन ये रिवीजन नोट जैसा इधर उधर कुछ भी माइंड में बना रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, ऐसा आप मत करिए. ये इधर इधर बेटर कि आप कुछ बॉक्स बना देते. अब यहाँ पर भी देखिए कुछ ना कुछ कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन सब खिचड़ी चल रहा है. तो ये सबको भी आपको कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आया कैसे आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन इन सबको ग्रूम करके आगे बढ़ा के, और इसी में से 80 से ज़्यादा लर्नर्स जो यूपीएससी में फाइनली सिलेक्ट भी हुए हैं अपने लेटेस्ट रिजल्ट में, ये अपनी विशेषताएं हैं. बताइए अंबर जी कि ये अपना जो मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन प्रोग्राम है उसकी क्या विशेषता है. तो सर, हमारे पास 25 से 30 के बीच में टीम स्ट्रेंथ है जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को पूरी मैनेज करती है, जिसमें हमारे पास एसएमईज हैं जो ऑलरेडी 3 से 4 मेंस लिख चुके हैं लास्ट ईयर्स में, और रिसेंट ईयर्स के हैं, तो दे नो द पैटर्न्स, क्या किस टाइप का फीडबैक बच्चों को देना होता है. और जो हमारा सबसे अच्छा पार्ट ये है कि हम विदिन 3 to 4 days हम बच्चों को इवैल्यूएशन प्रोवाइड करा देते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट डे से पहले, नेक्स्ट टेक्स्ट से पहले वो अपना फीडबैक चेक कर लें और जो भी टेस्ट नेक्स्ट देना है उनको उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर लें. तो ये हमारी कोशिश रहती है इस प्रोग्राम में. और हमारे सारे इवैल्यूएटर्स जो हैं वो सारे मेंस लिखे हुए हैं या मेंस क्वालिफाइड हैं, इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, सो वी इंश्योर दैट कि क्वालिटी शुड बी टॉप नॉच. अच्छा अंबर भाई, हमें ये बताइए कि ये जो आंसर राइटिंग मतलब ये कहाँ होती है, कैसे अपलोड होती है, या किधर क्या है प्रोसेस. हेलो एवरीवन, जो हम मेंस टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पोर्टल पे आप लोग सबमिट करते हैं स्टूडेंट्स,
उसके बैक एंड पे क्या क्या प्रोसेस होती है टू इंश्योर द क्वालिटी एंड टू इंश्योर द विद इन द टाइम वी विल प्रोवाइड द इवेल्युएशन। उसके लिए हम बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हम इंश्योर करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ पे आप टेस्ट सबमिट करते हैं, ये आपका पोर्टल होता है जहाँ पे आप टेस्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद ये सारी कॉपीज़ जो आप सबमिट करते हैं सेम टाइम पे हमारे जो एसएमईज़ हैं, इवेल्युएटर्स हैं, उनके पास चली जाती है। वो एसएमईज़ और इवेल्युएटर्स उस कॉपी को इवेल्युएट करते हैं थ्रू द आईपैड, थ्रू द टीचिंग पैड जो उनका कन्वीनियंट होता है। उसके बाद वो हमें कॉपी वापस देते हैं और हम आप लोग को वापस सेंड कर देते हैं। तो ये कुछ कॉपीज़ हैं जो बच्चों ने सबमिट की थी, उनके फीडबैक्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे को प्रॉपर फीडबैक दिया गया है उसके ओवरऑल सोल्यूशंस के लिए। यहाँ पे उसके हर मिस्टेक्स पे रिमार्क्स डले हुए हैं, क्या उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़, अगर आप हिंदी में अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे सारा इवेल्युएशन भी हिंदी में होता है, आपको फीडबैक भी हिंदी में दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं पूरा जैन से लेके टिल नाउ अभी हमारे पास कितने इवेल्युएशंस के लिए कॉपीज़ आई हैं, तो करीबन 3000 से ज़्यादा कॉपीज़ हमारे पास अभी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, जिसकी इवेल्युएशन हमने विद इन 3 to 4 डेज़ हमने बच्चों को प्रोवाइड भी करा दिए हैं, जिनकी रेटिंग अप्रॉक्स 4.5 ऑन एन एवरेज 4.5 होती है। जो हमारे इवेल्युएटर्स को हम वापस उनको फीडबैक भी देते हैं कि आपको ये बच्चों के साइड से फीडबैक मिला है, जिसको वो इवेल्युएशन में, ताकि वो इवेल्युएशन इंप्रूव कर पाए। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ही मेंस का टेस्ट सीरीज होता है। वहाँ पे बच्चे को ड्यूरिंग द टेस्ट टाइम आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो टेस्ट होता है उस पर टाइमिंग मिलता है। वो उस पर अपना पेन एंड पेपर में अपने पास पूरा आंसर लिखता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन आपको प्लेटफॉर्म में ही फ़ोटो खींच के ऑप्शन आता है PDF अपलोड करने का। आप PDF कहीं पे भी आप बस फोटो खींच के प्लेटफॉर्म पे आपको वो PDF अपलोड करनी है। उसके बाद विद इन 3 to 4 डेज आपको उसका इवेल्युएशन उसी टेस्ट के नीचे आपको दिख जाएगा। मतलब ये सब मोबाइल ऐप से हो सकता है और डायरेक्ट मोबाइल ऐप या वेबसाइट, अब दोनों से आप इजीली कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्रों, ये जो यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग का महत्व है, तो उनके जो मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं उसकी क्वालिटी, उसका भी काफ़ी महत्व है। तो अनअकैडमी में ये पूरा काम देखा जाता है कैटेगरी सीनियर मैनेजर अजीत भाई द्वारा। तो बताइए ये जो क्या विशेषताएं हैं इस टेस्ट पोर्टल की? जी सर, तो इस बार हमारा जो मेंस टेस्ट रहेगा, 6 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। और ये सब लोग हमारे जो एक्सपीरियंस्ड एसएमईज होते हैं वो क्वेश्चंस बनाते हैं, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्वेश्चंस और मॉडल आंसर्स बनाए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये टेस्ट ऐसे शेड्यूलिंग मिलेंगे, यहाँ पे लोग लाइव टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद मॉडल आंसर के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी हमारे पास मॉडल आंसर्स मौजूद है, एंड उसके बाद आप हिंदी में भी मॉडल आंसर्स देख सकते हैं सर। और इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सब कुछ दिया है ताकि आपको बिल्कुल ही उसमें कोई दिक्कत ना आए। और अप्रोक्सीमेटली आप कितने टेस्ट करवाएंगे मेंस एस्पायरेंट के लिए? सर 6 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे हमारे इस बार और 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। ओके। और इसके अलावा भी सेपरेटली पूरी जो टेस्ट सीरीज तो पूरे साल चलती ही रहती है, लेकिन आप समझिए अभी जो आपके पास जितना समय है उसके अंदर ये काम हम करवाने वाले हैं। बस तो मित्रों, अब ज़्यादा आप सोच विचार और समय व्यर्थ ना करें और अनअकैडमी के इस मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम के साथ जुड़ें। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट।